हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू करा था बैंकिंग वाला चैप्टर। उससे पहले हम शुरू कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके हैं मुद्रा वाले चैप्टर, यानी मनी वाला चैप्टर। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं कंप्लीट करा है, नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है। जैसे हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि इस वीडियो की सीरीज में हम लोग जो है 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग के फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू करा था साख नियंत्रण। क्या? साख नियंत्रण। हमने सीखा था ये एक आरबीआई के कार्य थे। हम लोगों ने मैंने लिखा भी है, आरबीआई का कार्य होता है साख नियंत्रण। साख का मतलब होता है उधार, नियंत्रण का मतलब कम या ज्यादा करना। यानी इकोनॉमी के अंदर उधार को कम या ज्यादा करने का काम कौन करता है? आरबीआई। क्या करता है? आरबीआई कौन करता है? साख को कम या ज्यादा करने का। इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो मात्रात्मक उपकरण, यह उपाय, और दूसरा गुणात्मक उपकरण, यह उपाय। ठीक। अगर मैं बात करूं मात्रात्मक उपकरण की, इससे पूरी अर्थव्यवस्था का साख प्रभावित होता है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था में उधार कम या ज्यादा होता है इन सारे पॉइंटों के द्वारा। जबकि इस पॉइंट में जो है हमने लिखे हुए, यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे किसी विशेष अर्थव्यवस्था का, विशेष क्षेत्र का साख प्रभावित होता है। ठीक है। पहला, सबसे पहला पॉइंट है बैंक दर। बैंक दर को समझते हैं। बैंक दर क्या होती है? ये आरबीआई है। बैंक दर को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। ये आरबीआई है और ये है कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उस दर को बोलते हैं बैंक दर या बैंक रेट बोलते हैं। सिंपल पॉइंट है। अब सर, इसके द्वारा उधार कैसे कम या ज्यादा होता है? अगर आरबीआई, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ 10% के हिसाब से आरबीआई उधार देता है व्यापारिक बैंकों को। अब इसने 10 रेट कर लिया, 10% की जगह 15%। महंगा उधार मिलेगा व्यापारी बैंकों को। ये भी जनता को महंगा उधार दे पाएंगे, सस्ता उधार दे पाएंगे? महंगा उधार दे पाएंगे। तो इससे लोग बाग उधार कम लेंगे, ज्यादा लेंगे? कम ले पाएंगे। तो यानी अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर उधार को कम करना, तो क्या कर देता है? बैंक दर को बढ़ा देता है। ठीक है। और सर, अगर उधार को ज्यादा करना चाहता है, अभी 10% रेट माना था मैंने, इसकी जगह ने 5% कर दिया। कितने परसेंट? 5%। सस्ता उधार मिलेगा व्यापारी बैंकों को, व्यापारी बैंक भी सस्ता उधार दे पाएंगे, जनता उधार ज्यादा लेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। रेपो दर, रेपो रेट। सर, रेपो रेट क्या होता है? सेम एग्जांपल, आरबीआई जिस रेट पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उस दर को बोलते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं? रेपो दर। तो सर, बैंक दर में भी तो ये था, हाँ सेम कॉन्सेप्ट है। बैंक दर और रेपो दर दोनों सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में सीखेंगे अभी। बैंक दर में भी ऐसे ही होता है, रेपो दर में भी होता है ऐसी, कि आरबीआई उधार देता है किसको? व्यापारिक बैंकों को। रेपो दर में भी आरबीआई उधार देता है किसको? व्यापारिक बैंकों को। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में सीखते हैं हम। बैंक दर और रेपो दर में थोड़ा डिफरेंस है। बैंक दर में आरबीआई जो उधार देता है वो बिना जमानत के देता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी उनसे कोई जमानत वगैरह नहीं लिखता। ठीक। इसको बोलेंगे बैंक दर। जबकि यहां पर जो है जमानत ली जाती है, व्यापारिक बैंकों से जमानत देता है कौन? आरबीआई। ठीक है सर, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि बैंक दर जो है रेपो दर से ज्यादा होता है। बैंक रेट ज्यादा होता है किससे? रेपो रेट से। जबकि रेपो रेट क्या होता है? ऑफ कोर्स कम होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था बैंक दर में और रेपो दर में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं खुले बाजार की क्रियाएं के बारे में। ये मार्केट है। जब मार्केट में आरबीआई प्रतिभूतियों को, यानी शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह को खरीदता और बेचता है, तो इस क्रियाओं को कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट के अंदर जब आरबीआई केंद्रीय बैंक शेयर्स को खरीदने बेचने का काम करता है, तो इसी को कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं।
अब आपके मन में एक सवाल है, सर ये इसके द्वारा उधार को कैसे कम किया जाता है, मैं उसके बारे में समझाता हूँ। ओपन मार्केट में क्या करता है आरबीआई, उधार को ज्यादा करना चाहता है, ये कम करने की बात करते हैं पहले, उधार को कम करना चाहता है, तो ओपन मार्केट में जाता है केंद्रीय बैंक और प्रतिभूतियों को बेच देता है जनता को, लीजिए प्रतिभूतियां, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, सिक्योरिटीज बेच दी। उससे सारा जनता का, जो जनता का पैसा होगा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। अब इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं रहेगा, पैसा तो नहीं है, अब सारे का सारा पैसा किसके पास पहुंच गया, आरबीआई के पास पहुंच गया। अब जब जनता का पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया तो इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है, बैंकों में पैसा जमा कम होगा, कम पैसा जमा कर पाएंगे लोग बाग, और बैंक वाले उधार कम दे पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल, अगर उधार को कम करना चाहता है इकोनॉमी के अंदर आरबीआई, तो तब आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों को विक्रय कर देता है। क्या कर देता है, विक्रय, यानी सेल कर देता है। और अगर उधार को ज्यादा करना चाहता है, सुनो दोबारा एग्जांपल, उधार को ज्यादा करना चाहता है तो आरबीआई जाएगा मार्केट के अंदर, कहेगा सुनो सुनो सुनो, सुनिए, आप लोगों से हमने सिक्योरिटीज खरीद रखी है, अब वो सिक्योरिटीज हमें दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, मनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी का सर्कुलेशन होगा, बैंकों में पैसा पहुंचेगा, बैंक वाले उधार दे पाएंगे, उधार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उधार को ज्यादा करना चाहता है तो क्या कर लेता है, इसको क्रय कर लेता है। तो कब क्रय करता है, कब विक्रय करता है, मैंने दोनों समझा दिया आप लोगों को। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये क्या भला है सर, इसके बारे में बताइए, एग्जांपल से समझते हैं। ये एसबीआई माना मैंने, एसबीआई, पीएनबी, जो बैंक मानना है आपको मान लीजिए। ठीक, इसके पास पैसा आया जनता का, जनता का पैसा किसके पास आया, एसबीआई के पास। अब ये उधार दे देता है, हम लोगों ने पहले भी सीखा था, तो कुछ नगद के रूप में रखना पड़ता है, तरल के रूप में रखना पड़ता है। तो जिस रेट से ये अपने पास रखता है उस रेट को, उस दर को क्या कहा जाता है, SLR कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। सिंपल पॉइंट है, व्यापारिक बैंकों के पास जो नगद जमाएं आती है उसका एक निश्चित अनुपात व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, तरल के रूप में, नगद के रूप में, ताकि कस्टमर अगर आए तो उसको हम दे सके। ओके, उधार इसके द्वारा कम या ज्यादा कैसे होगा, अगर ज्यादा पैसा उन्हें अपने अपने पास रखना पड़ेगा, यानी जैसे सपोज करो 10% रख रहा था अभी, अब 10% की जगह 20% अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ रहा है। 100 रुपए की जमा राशि, 100 का 10% 10 रुपए रखता था, अब 20 रुपए रखने पड़ रहे हैं। अगर 20 रुपए अपने पास रखेगा नगद के रूप में तो उधार कितना दे पाएगा, 80 रुपए दे पाएगा, जबकि पहले कितने दे पाता, 90 रुपए दे पाता। तो यानी उधार को कम करना होता है तो SLR का रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक, उधार को ज्यादा करना है तो रेट को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, 10% है 5% कर देंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब भी आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और आप लोगों के से हमने पहले भी जिक्र करा था कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है सर। नगद आरक्षित अनुपात, ये मैंने माना एसबीआई है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, शायद दिखाई ना दे रहा हूं यहां पर, इसको एग्जांपल समझा रहा हूं। एसबीआई यानी व्यापारिक बैंक, उनके पास नगद राशि आई, उसका एक निश्चित अनुपात व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। किसके पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास। तो जिस हिसाब से वो आरबीआई के पास जमा करते हैं उस रेट को, उस दर को कहा जाता है CRR, यानी अपने पास जमा करना पड़ता है तो SLR कहते हैं उस रेट को, और जिस रेट से उन्हें रखना पड़ता है व्यापारिक बैंक को, सॉरी केंद्रीय बैंक के पास, तो उसको कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। उधार को अगर कम करना चाहता है केंद्रीय बैंक, इकोनॉमी के अंदर उधार को कम करना चाहता है तो CRR के रेट को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और उधार को ज्यादा करना चाहता है तो CRR के रेट को घटा दिया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को मैंने समझा दिए। अब हम समझते हैं, ये थे मात्रात्मक उपकरण या उपाय। अब हम पढ़ते हैं गुणात्मक उपकरण। सीमांत आवश्यकता, सीमांत अवस्था के बारे में समझते हैं पहले। सीमांत अवस्था किसे कहते हैं, ये मिस्टर डॉन है, उधार लेने के लिए गए एसबीआई के पास, उन्होंने कहा जी एसबीआई मुझे उधार दे दीजिए। कहा कोई दिक्कत नहीं, उधार मिल जाएगा आपको। कितने का उधार चाहिए आपको, कहा जी 10,000 रुपये उधार चाहिए आपको। हमें जो उधार चाहिए, मिस्टर डॉन ने कहा कि 10,000 रुपये का उधार चाहिए। तो एसबीआई ने कहा जी 10,000 रुपये के उधार के लिए आपको जमानत लानी पड़ेगी, सिक्योरिटी लानी पड़ेगी। ने कहा कितने की, एसबीआई ने कहा 12,000 रुपये की जमानत ले आइए आप।
10,000 के उधार के लिए जमानत यानी सिक्योरिटी कितने की रखवा रहा है? 12,000 की। कितना एक्स्ट्रा रखवा रहे हैं? 2,000 रुपए। इसी को कहा जाता है सीमांत आवश्यकता। क्या कहा जाता है? सीमांत आवश्यकता। ठीक है। तो अगर उधार को कम करवाना चाहता है आरबीआई इकोनॉमी के अंदर, तो सीमांत आवश्यकता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कैसे? अभी 10,000 के उधार के लिए कितने की जमानत मांग रहा था? 12,000 की। अब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से कह देगा कि भाई 10,000 की जमानत, 10,000 के उधार के लिए आप जो है 15,000 की सिक्योरिटी रखें। यानी कितना एक्स्ट्रा रखवाएगा वो? 5,000 रुपए। तो यानी लोग बाग उधार कम ले पाएंगे, ज्यादा ले पाएंगे? कम ले पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो ये था सीमांत अवस्था के द्वारा उधार को कम या ज्यादा करना। बात करते हैं साख की राशनिंग। साख का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि उधार होता है। राशनिंग का मतलब होता है कोटा या लिमिट, या जो कोई निश्चित एक अमाउंट होता है। जैसे आप लोगों के घर पे जो राशन आता है वो लिमिटेड आता है, अनलिमिटेड आता है? लिमिटेड आता होगा। राशनिंग, राशन आना लिमिटेड वर्ड है। इसी तरह से यहां पर क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, उधार को अगर कम करवाना चाहता है तो साख राशनिंग करवा देता है। अब सर ये साख राशनिंग होता क्या है? वो उधार का जो ना, उधार का कोटा निर्धारित कर देता है कि भाई प्रत्येक वर्ग, जैसे डॉक्टर के लिए, एडवोकेट के लिए, टीचर के लिए उधार की लिमिट लगा देता है। जैसे डॉक्टर को जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा का उधार नहीं मिलेगा, एडवोकेट को 5 लाख से ज्यादा उधार नहीं मिलेगा, टीचर है आप 20 लाख से ज्यादा का उधार नहीं मिलेगा। तो यानी एक लिमिट लगा देना उधार पर। ऐसा करने से अगर वो लिमिट लगा दी जाएगी तो लोग उधार कम ले पाएंगे, ज्यादा ले पाएंगे? कम ले पाएंगे। तो यानी उधार को अगर कम करना चाहता है तो साख की राशनिंग कर दी जाती है। और अगर सर उधार को ज्यादा करवाना चाहता है आरबीआई इकोनॉमी के अंदर, तो सिंपल सा फंडा, साख की राशनिंग जो लिमिट लगा रखी है उस लिमिट को हटा दिया जाता है। ठीक है। नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में क्या होता है, जैसे अभी हमने एक ये 5 पॉइंट यहां पर है और 2 पॉइंट यहां पर है। इन पॉइंटों का यूज ना करके केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई क्या कर सकता है, कोई अलग से अगर वो उनको समझा सकता है व्यापारिक बैंकों को भी इकोनॉमी के अंदर उधार को कम करना है आप लोगों को। ठीक है। उधार को क्या करना है? आपको कम करना है। तो उनको व्यापारिक बैंकों, आरबीआई क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए राजी कर लेता है कि भाई उधार को अगर कम करना है तो कम करने के लिए राजी कर लेता है, और उधार को ज्यादा करना है तो उसके लिए भी राजी कर लेता है। जो व्यापारिक बैंक उसका कहना नहीं मानते, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। सिंपल सा फंडा ये, इसी को कहते हैं नैतिक प्रभाव। ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, साख का नियंत्रण, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। ये टॉपिक जो है सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस सेशन के लिए यानी कि 2019 और 20 के लिए, या सॉरी 20 और 21 के लिए ये डिलीट हो चुका है, इस करंट सेशन के लिए ओनली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है, सीबीएसई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी इस बोर्ड के लिए, बाकी जो बोर्ड है अदर बोर्ड, उनके लिए रेलेवेंट है ये टॉपिक। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्यापारिक बैंक और व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर। अंतर हमेशा इस फॉर्म में करेंगे हम। इधर मैंने लिख लिया केंद्रीय बैंक और इधर लिख लिया मैंने व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी कहते हैं इसको और वाणिज्य बैंक भी कहते हैं। मैंने व्यापारिक बैंक के बारे में पहले डिटेल में डिस्कस करा था, फिर केंद्रीय बैंक के बारे में। आज मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ अंतर के फॉर्म में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। पहला पॉइंट बताऊंगा मैं अर्थ को लेकर। व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्था होती है जो लोगों का पैसा अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और अन्य लोगों को उधार देती है। ओके सर, ये हो गया व्यापारिक बैंक का अर्थ। केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होता है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है, और नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया किस फॉर्म में बताया? अर्थ की फॉर्म में बताया। दूसरा उद्देश्य को लेकर समझाता हूं। व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज का फायदा करना। समाज का फायदा करना यानी सामाजिक कल्याण।
इनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता, प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि समाज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो मॉनिटरी रूल्स रेगुलेशन होती है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। तीसरा, नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है, एक अधिकार प्राप्त है किसको? केंद्रीय बैंक को, जबकि व्यापारी बैंकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। साख नियंत्रण, साख को लेकर व्यापारिक बैंक साख सृजन करता है, मैंने आप लोगों को बताया था साख सृजन के बारे में, पेस्ट्री वाला एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, साख सृजन के द्वारा ये अपनी नगद राशि के बदले में कई गुना उधार देता है, इसको कहा जाता है साख सृजन। ऐसा कौन करता है? व्यापारी बैंक। जबकि ये क्या करता है? साख नियंत्रण, अभी समझाया मैंने आपको, क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, सलाहकर्ता, सलाहकर्ता, केंद्रीय बैंक सरकार के लिए सलाहकर्ता के रूप में काम करता है, यानी सलाह परामर्शदाता कहा जाता है इसको। सरकार को इकोनॉमी के पॉइंट पर व्यू देता है, राय देता है, कौन? केंद्रीय बैंक। जबकि इसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है सर। तीसरा, जो आम जनता होती है वो किससे लेन देन करती है? व्यापारी बैंकों से। आम जनता जो लेन देन करती है, आप लोग जो जनता लेन देन करते हो किससे करते हो? व्यापारी बैंकों से। जबकि व्यापारिक बैंकों का जो लेन देन होता है वो किससे होता है? केंद्रीय बैंक से होता है, आरबीआई से होता है। तभी इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।